चेयरमैन अर रजी फाउंडेशन और दारुल सेहत कराची के वाइस चेयरमैन डॉक्टर सैयद अली फरहान रजी से मिलने गुलिस्तान जौहर कराची में उनकी रिहाइश गाह पहुंचे। बेटों के हमरा इस्तकबाल किया। सादाते अमरोहा से ताल्लुक, आपको अमरीकी नेशनैलिटी भी मिल गई, इसके बावजूद पाकिस्तान में रहने का फ़ैसला, वो क्या तरगीब थी या क्या ऐसी बात थी जिसकी वजह से आपने पाकिस्तान में रहने को तरजीह दी, जबकि बाकी सारी फैमिली आपकी वहाँ है? सुहेल साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मुझे और हर किसी को अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत और रग़बत होती है, तो कानूनी बात नहीं है इसमें। क्योंकि मैं वालिद से बहुत ज़्यादा अटैच था, वालिदा मरूमा से भी। तो यहाँ के जो हालात 90 से क्रिएट हुए, कुछ सेक्टेरियन ग्राउंड थे, कुछ एथनिक ग्राउंड थे, तो जो और मेरे वालिद हिजरत करके इंडिया से आ चुके थे, तो उन्होंने हमारी बेहतरी के लिए उस वक्त फ़ैसला तो यही किया कि अमेरिका जाओ, और मेरा एडमिशन हो गया था मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर भी। मगर मुझे ये लगा कि ही इज़ नॉट रेडी फॉर, जो उन्होंने कहा कि मैं अपनी हिजरत के लिए अब तैयार नहीं है। तो वहाँ से मेरी ज़िंदगी का टर्न अराउंड होता है। और पाकिस्तान से जितनी भी मोहब्बत है जो हर किसी को अपने मुल्क से होती है, मेरे वालिद बहुत ही मुहिब वतन पाकिस्तानी थे, और वो कहते थे बेटा हमने जो इंडिया से हिजरत के बाद मसाइल देखे और हिजरत के दरमियान देखे, अब मैं अपनी ज़िंदगी में दूसरी हिजरत नहीं चाहता। अच्छा, अमेरिका की ज़िंदगी बहुत फैसिनेट भी करती थी, इसमें बाकी फैमिली आपकी वहाँ सेटल जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे बहन भाई डॉक्टर हैं, बड़े भाई कामरान, दोनों बहनें डॉक्टर हैं, फरहीन सबसे बड़ी बहन है हमारी, फौजिया छोटी बहन है। तो वो एक बड़ा मुश्किल मरहला था, मगर मैंने फ़ैसला किया कि अपने वालिद साहब और वालिदैन को छोड़ कर नहीं जाऊँगा और अपने मुल्क को नहीं छोड़ूंगा। तो इस तरह से मैं 98 के अंदर वापस आया और यहाँ पर कारोबार शुरू किया। ये बताएं कि आपके समाजी, रिफाही और तालीमी और ख़ासकर हेल्थ के मामले में आपके बहुत से, आपके वालिद ने कई मंसूबे शुरू किए, आपने शुरू किए, इनकी तफसील क्या है और कितना का आपका ख़र्च होता है उन पर सालाना? सर, इसका सिलसिला ये है कि मेरे वालिद साहब की ज़िंदगी की ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर बने। वो एक सेल्फ मेड इंसान थे। मेरे दादा इंडिया में एक रियासत के वज़ीर भी रहे, मगर मेरे वालिद ने गुर्बत में आँख खोली और वो एक सेल्फ मेड इंसान रहे। इंडिया में जब सेटल हुए तो उन्होंने पाकिस्तान हिजरत की, और पाकिस्तान में भी उन्होंने एक बहुत अच्छे अंदाज से तरक्की करते हुए नौकरी भी की, कारोबार भी किया, और आखिरी वक्त इंतहाई फ़ाल किरदार अदा करते रहे। तो उनकी ख्वाहिश थी सारे बच्चे डॉक्टर बने। तो ईमानदारी की बात है, मैं डॉक्टर बनना मैं नहीं चाहता था, मेरा शुरू से बिज़नेस की तरफ रुझान था। मगर जो यहाँ पे देखा मैंने कि वालिद साहब की भी ख्वाहिश पूरी हो और हेल्थ केयर और एजुकेशन से रिलेटेड हूँ। मेरे वालिद ने हमारे दादा के नाम पे अल रज़ी फाउंडेशन की बुनियाद डाली थी, जिसके नाम से इस वक्त 2 तालीमी इदारे स्कूल चल रहे हैं ऑन सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल। तो इसी तरह से मैंने सोचा कि जब डिग्री ले ली है डेंटल सर्जरी की, बाय प्रोफेशन आई वॉज अ डेंटल सर्जन, कि यहाँ पर रहते हुए, क्योंकि 2 जगह हमारे मुल्क में अभी भी फुकदान है, वो हेल्थ केयर और एजुकेशन है। आपके कितने अदारे हैं आप? सर, ये हमारे 2 स्कूल चल रहे हैं इस वक्त। मेन हमारा लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री है, एक डेंटल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, वोकेशनल ट्रेनिंग का स्कूल है, और हॉस्पिटल है 250। और रिफाई अदारे कितने हैं? रिफाई इदारे हम सोशल सिक्योरिटी का हॉस्पिटल पिछले 25 साल से मैनेज कर रहे हैं। अच्छा। और 2 अस्पताल और हम मैनेज कर रहे हैं, और टर्शियरी क्लिनिक इसके अलावा हैं। और अभी शहर के अलावा सजावल और थट्टा में हमने स्कूल और छोटे छोटे क्लिनिक शुरू किए हैं। कितना आपका सालाना जो है वो बजट है हेल्थ का, और कितने खर्च करते हैं, कितने लोगों को वज़ाइफ देते हैं, कितने लोगों की मदद करते हैं? बजट तो माशाल्लाह बिलियंस के अंदर है, लाखों से शुरू किया था। आपके बच्चे भी आपकी पैरवी करेंगे या अमेरिका जाकर सेटल हो जाएंगे? मेरे बड़े बेटे की ख्वाहिश शुरू में थी बाहर तालीम हासिल करने की, जो मेरी भी है, मगर मेरे वालिद साहब और मेरी जो वाइफ का ख़ास तौर पे मेरा किरदार रहा कि चाहते थे बैचलर्स यहाँ से करें। तो उसका माशाल्लाह इस साल IBA के अंदर यहाँ पे मेरिट पे एडमिशन हुआ। छोटा बेटा अभी O लेवल्स का इम्तहान देने वाला है। मगर मेरी ख्वाहिश है कि बैचलर्स पाकिस्तान से करें, तालीम ज़रूर हासिल करें बाहर, मगर वापस पाकिस्तान ही आएँ, और मुझे उम्मीद है कि मेरी ख्वाहिश पूरी करेंगे। पाकिस्तान की आबादी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, मसाइल भी बढ़ रहे हैं। आप ये बताएं कि हेल्थ और जो तालीम है, इसके शोबों में प्राइवेट सेक्टर का क्या किरदार होना चाहिए और पब्लिक सेक्टर का क्या? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, मगर पब्लिक सेक्टर पे हम तनकीद तो करते हैं, मगर पब्लिक सेक्टर की प्रॉब्लम ये रही है कि जो कि प्राइवेट सेक्टर ने आकर एक बहुत फाल किरदार अदा किया है। क्योंकि प्राइवेट जो एसोसिएशन है पूरे पाकिस्तान की मेडिकल और डेंटल इंस्टीट्यूशंस की, मैं उसका जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ और मुख्तलिफ ओहदों पर काम करता रहा हूँ, कि हमको एक्सेप्ट करें, हमको आगे लेकर आएँ। इस वक्त हमारा बहुत मेजर किरदार है। वी आर वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स इन द हेल्थ सेक्टर एज वेल,
एंड एजुकेशन। लोग कहते हैं जी, आम शहरी की शिकायत है कि प्राइवेट सेक्टर तो हेल्थ के शोबे में और तालीम के शोबे में लूटता है। सर ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कोई भी मॉडल काफ़ी हद तक बाज़ जगह हो सकता है बात सही भी हो, ऐसा है क्योंकि हर जगह फरिश्ते तो नहीं बैठे होते, मगर एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे ऐसा कॉस्ट तो देनी है। क्योंकि सरकार के अंदर जब किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन चाहे मेडिकल कॉलेज में होता है तो उसको लगता है चल 1000 में मैं पढ़ रहा हूँ या 50,000 में पढ़ रहा हूँ मैं, जबकि मैं समझता हूँ उसको अगर अक्सर कैलकुलेट करेंगे फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे जाते हुए, तो एक प्राइवेट सेक्टर की जो फीस है जो कि नॉर्मली 14 से 15 लाख रुपए पर एनम है एक स्टूडेंट की, सरकार में ही ज़्यादा कॉस्ट कर रहा होता है पर स्टूडेंट में, क्योंकि सरकार गवर्नमेंट दे रही होती है तो आदमी को एहसास भी उसका नहीं होता, गालिबा दर्द भी नहीं होता। यही हाल पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स का है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों चीज़ें मिली जुली हैं सर। आपका ख्याल है दोनों को मिलजुल के चलना चाहिए? सर पब्लिक सेक्टर को हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, हमको रेगुलेट ज़रूर करना चाहिए, स्ट्रेंगुलेट ना करें। घर के बालाई हिस्से पर खूबसूरत जिम बनाया गया, एक्सरसाइज की, बेटे को भी वर्जिश करवाई। फैमिली के हमरा नाश्ता किया। ये फरमाइए कि आप लोगों की शादी पसंद की शादी थी, कैसे हुई, कितने साल पहले हुई? हमारी शादी को माशाल्लाह ये 21वां साल है, 21 ईयर्स हो चुके हैं। और कैसे हुई है तो ज़रा थोड़ा सा इसलिए मज़ेदार किस्म का वाक़या है कि मैं रहती पेशावर में थी, मेरे फादर वहाँ पे चीफ़ इंजीनियर थे, तो उनकी अब रिटायरमेंट का टाइम आ गया था, तो वो ये कह रहे थे कि अब जाओ कराची और वहाँ जाकर अब सेटल हो, क्योंकि फाइनली हमें जाना वहीं है जहाँ का ओरिजिन है। तो बस JPMC में फेडरल गवर्नमेंट की जॉब अप्लाई की, वहाँ पे 2 ही सीटें थी, उसमें माशाल्लाह बस हो गया, किस्मत खींच के यहाँ ला रही थी क्योंकि इन्होंने बुलाना था मुझे यहाँ पर, तो बस आई यहाँ पर और विद इन अ ईयर जो है माशाल्लाह शादी हो गई। ये मुलाकात कैसे हुई, पसंद कैसे किया? वो तो फिर इनकी बहनें आई थी, इनकी मदर की असल उस ज़माने में डेथ हुई थी कैंसर से, तो वो आई थी कि नहीं अब घर को ज़रूरत है किसी लड़की की, तो बस ये आए, इनकी बहनें आई, देखा और मैं पसंद कर लिया। आपने भी पसंद किया? उस ज़माने में चूँकि USMLEs कर रही थी तो इसलिए थोड़ा सा हेसिटेट किया मैंने। अच्छा। मैंने कभी मुझे अमेरिका जाना है और इनका कहीं से कोई इरादा नहीं था अमेरिका जाने का, तो मैंने कहा कि नहीं ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इन सब ने इतनी इनकी फेवर की, मेरे नाना आए मुझे कहने, ये लोग जो हैं 100 में से 100 मार्क्स देते हैं, मैंने इस लड़के को 100 में से 110 मार्क्स दिए। अच्छा, इनकी सबसे जो बड़ी खूबी वो क्या है और क्या खामी है? बीवियाँ तो खामियाँ भी जानती हैं। सही बात है। खूबी जो है वो ये है कि लोगों की मदद करना, और मैं देखती हूँ कि लोगों के लिए खड़े होते हैं। एक खूबी जो अच्छाई भी हो सकती है और बुराई भी हो सकती है कि बहुत सच्चे, यानी बहुत ज़्यादा, यानी हर बात ब्लंटली बोल देते हैं जो कि वाकई सच होती है, बट आजकल के ज़माने में लोग तो इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, तो उनको बुरा लग जाता है। घर में लड़ाई किस बात पे होती है? लड़ाई कम टाइम देने पे। गुस्से का तेज था ज़माने में, मेरी पर्सनैलिटी को बैलेंस करने में इनका बहुत बड़ा किरदार है। मेरे वालिद के बाद वो बहुत समझाते थे, मगर ये ज़रूर है कि हमने लड़ाई तो हर घर में होती है, कभी हमने बच्चों के सामने नहीं की। जब लड़ते हैं तो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, क्या करते हैं? नहीं, ये लोग अपने कमरों में होते, तब मैं बोलती नहीं हूँ ज़्यादा, ये ज़्यादा बोलते हैं, ये गुस्सा ज़्यादा कर रहे होते थे तो मैं खामोश हो जाती थी, तो वो ये है कि फिर ठंडा हो जाता है मामला, इतना प्रॉब्लम नहीं होता फिर। लेकिन मुझे लगता है ये टॉम एंड जेरी वाला रिलेशनशिप है, तो वो कभी कुछ होता है, कभी अच्छाई होती है, कभी बुराई, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है और यही प्यार मोहब्बत की फ़ज़ा होती है। उनमें एक जो बहुत अच्छी खूबी है कि वो साफ दिली और ईमानदारी से हमेशा अपने काम करते हैं। तो आपका क्या इरादा है? बाहर जाके सेटल होंगे, यहाँ बिजनेस करेंगे, क्या क्या आपकी सोच है? मेरी सोच तो यही है कि यहीं पे अपने काम को लेके आगे लेके जाएंगे और मेरे दादा का ट्रस्ट अल रज़ी फाउंडेशन को उसको और ग्रूम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करेंगे ताकि इस मुल्क में और अच्छाई आ सके। और वालिद से कोई इख्तलाफ, उनकी कोई खामी, वो भी तो बच्चों को नज़र आती है ना? बच्चे ज़रा ज़्यादा अक्लमंद होते हैं, वो बताए ना। थोड़ा गुस्से के तेज़ है। तो आप समझाते हैं, आप नहीं है गुस्से के तेज़? मैं रिलेटिवली कम हूँ लेकिन वालिद साहब को ये हमेशा समझाता। असल में मेरे वालिद साहब ने हमेशा मुझसे बॉन्ड जो है ना एक बेटे और बाप से ज़्यादा दोस्त का रखा है। अच्छा। तो हमेशा अपनी चीज़ें जो है हम दूसरे शेयर करते रहते हैं, तो मैं भी उनको समझाता रहता हूँ कि शायद ये थोड़ी बात ज़्यादा हो गई, तो इसमें कुछ बेहतरी आ सकती है, वो मुझे समझाते रहते हैं। तो यही एक दोस्ती का रिलेशनशिप होता है। मेरा नाम अली जबरान है, मैं निक्सर O लेवल्स में पढ़ रहा हूँ, अभी O2 में हूँ मैं।
अभी आगे इन फ्यूचर मेडिकल करने का इरादा है मेरा। दादा का ख्वाब था कि मैं मेडिकल करूं। तो आपको मामा अच्छी लगती हैं या बाबा? बाबा से ज़्यादा क्लोज हूँ मैं। अच्छा जी। क्या वजह? बस वो हमेशा हम खुल के बात करते हैं घर में, ये होता है कि खुल के बात करनी को छुपाते नहीं है। अपनी सहेलियाँ भी बता देते हैं बाबा को कि नहीं? दोस्तियाँ वगैरह जो भी होती हैं वो बता देता हूँ मैं। अच्छा जी जी जी। अच्छा, तो ये इनकरेज करते हैं डिस्करेज करते हैं? बाबा ने हमेशा हमें सिखाया है कि इंसान पैसों से नहीं दिल से बड़ा होता है। तो उसको देख के फिर जब बताते हैं बैकग्राउंड ये है, अबू ये करते हैं, फिर बाबा फैसला करते हैं कि करनी चाहिए दोस्ती या नहीं, को कितना उस पर रखना है। घर से रवाना होने से पहले बकरे का सदका देते हैं। अपने स्कूल पहुंचे। प्रिंसिपल डॉक्टर फौजिया ने इस्तकबाल किया। यादगारी शील्ड पेश की गई। कराची में लिसानी और फिरका वाराना फसाद रहे हैं, कभी आपकी ज़िंदगी को भी थ्रेट्स मौसूल हुई हैं? सर अनफॉर्चुनेटली जी हाँ, मेरे बहन भाई सब डॉक्टर्स थे। 90s में उन्होंने हिजरत की यहाँ से, एक और ज़िंदगी में आगे गए अमेरिका। इस वजह से आज मेन वजह यही थी। फिर ये होता रहा। फिर आमिर चिश्ती साहब जो हमारे ग्रुप चेयरमैन हैं, हम सब, हमको 32.5 किलो का बम निकला था हमारे हॉस्पिटल के बाहर से। तो दैट वाज अ टफ टाइम, आज से कोई 12-15 साल पहले। एंड थैंक्स टू लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, उन्होंने कराची का ये अमन बहाल किया है। तो मैं उनको इसका क्रेडिट उनको दूंगा। तो आती रही है, इसकी वजह से सिक्योरिटी भी आप थोड़ा बहुत देख रहे होंगे, मुझे अच्छा नहीं लगता, मगर अनफॉर्चुनेटली ये वजह भी है। तो एहतियात हम पूरी रखते हैं इसमें। अच्छा, सबसे ज़्यादा खुशी का मौका आपकी ज़िंदगी में कब आया? मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज की बुनियाद रखी थी जिस दिन कॉलेज की, डेंटल कॉलेज की अप्रूवल बैक इन 1999 मिली। वो ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी, मतलब मैं समझता हूँ मेरी ग्रेजुएशन से भी ज़्यादा जो खुशी हुई थी, मेरा वो मौका था। ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुख क्या है? सर माँ का गम तो मैं नहीं भूल सका था। दूसरा, मुझे भी रिसेंटली माय फादर पास्ड अवे। तो ये मेरे बहुत ज़िंदगी में दो दुखी, मतलब पर्सनल लाइफ में ये देखता हूँ। तीसरा, अपनी लाइफ में जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का सानिया हुआ था, दैट वाज एक तकलीफ दिल लम्हा था। बिकॉज मैं पर्सनली समझता हूँ कि शी वॉज रेडी टू लीड दिस कंट्री। तो माशाल्लाह मुल्क तरक्की कर रहा है वो। और जो ये रिसेंटली 9 मई का वाक़या हुआ है, ये दर्दनाक है कि जिना हाउस को जिस तरह जलाया गया। मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे घर को जला दिया गया। ज़ाती आपकी आमदनी कितनी है, टैक्स कितना देते हैं? हमारे यहाँ ये भी है, लोग कमाते तो बहुत हैं, टैक्स नहीं देते। सर अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों के अंदर है इस वक्त टैक्स का। और कमाते कितना है? सर इट्स इन मिलियंस। और मिलियंस में होगा? मिलियंस, सर मिलियंस में ही समझें इसको सर। मिलियन डॉलर्स में। सर क्योंकि कंपनीज हैं तो कंपनीज खर्चा उठाती हैं। तो मैं अपने जो ज़रूरत के खर्चे होते हैं, जो मेरे शौक़ हैं सर, वो उनसे लेके मैं पूरा। शौक़ क्या क्या है आपके? सर अच्छी गाड़ी, अच्छा कपड़ा, अच्छा पहनना, अच्छा ट्रैवल। अपने दोस्त और बिजनेस पार्टनर सेनेटर आमिर चिश्ती से मिलने उनके घर पहुंचे। अली फरहान तो खैर मैं मुझसे छोटा भी है और इसको हम बचपन से ही जानते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली के रिलेशनशिप काफ़ी गहरे हैं हमारे। बहुत लविंग है, केयरिंग बहुत है, और उसके साथ एक जज्बाती हो जाता है वो, और जज्बाती हर लेवल पे जाके जज्बाती हो जाते हैं। और टारगेट ओरिएंटेड आदमी है, जो इनको टारगेट दे दें आप, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको अचीव करते हैं माशाल्लाह से। तो फरहान ने जब ग्रेजुएशन की थी तो इनका ख्वाहिश डेंटिस्ट्री करनी नहीं थी, प्रैक्टिस। इन्होंने कहा कि आमिर भाई कारोबार करना है, और इनका आइडिया भी ये था कि मेडिकल कॉलेज बनाते हैं। तो मैंने बिस्मिल्लाह करते हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले डेंटल कॉलेज बनाया, उसके बाद मेडिकल कॉलेज, फिर डिफरेंट सेगमेंट में हम शामिल होते रहे। हमारे यहाँ पार्टनरशिप्स चलती नहीं है, क्या आपकी पार्टनरशिप इतने साल चलने का राज क्या है? बेसिकली हमने कभी इसको पार्टनर समझा नहीं ना, द पार्ट ऑफ फैमिली। बल्कि ये खुद भी कहता है कि हमारा 7वां भाई है, और भाइयों में हमारे बड़े इत्तेफाक से रहते हैं,
कभी एक दूसरे की हमने कोई खुशी और गम में हम अलग अलग नहीं रहे। इनके वालिद सैयद कमर अज़ीज़ साहब बहुत ही नफीस इंसान थे। वो बिल्कुल हमारे वालिद साहब के बाद हमने हमेशा अपने वालिद का दर्जा दिया है। तो लालच का एलिमेंट कभी नहीं रहा हम में, ना मेरे में, ना फरहान में भी, ना किसी और भाई में। और अगर इसको कोई मुझसे शिकायत भी होती है तो हमारा जो बिग ऑफिस है, सुल्तान भाई सबसे बड़े भाई हैं, उन पर जाके शिकायत कर देते हैं तो मसला हल हो जाता है। आमिर चिश्ती के भाई MNA फरहान चिश्ती भी मिलने आ गए। घर पर खूबसूरत और नायाब पेंटिंग्स आवेजा की गई हैं। पाकिस्तान में कौन कौन सी जगह देखी? सर पाकिस्तान में मुझे शफा से लेके मैं K2 तक भी गया हूँ हेलीकॉप्टर के अंदर। मैंने नॉर्दर्न एरिया सारे देखे हैं, कश्मीर देखा है। मुल्क सबसे कौन सा अच्छा लगा और जगह कौन सी अच्छी लगी? सर मुल्क पाकिस्तान, शहर कराची। कराची में क्या सबसे अच्छा लगता है आपको? सर कराची में सबसे अच्छी बात यह है, कराची नेवर स्लीप्स, जिस तरह न्यूयॉर्क के लिए कहा जाता है। हाँ। कराची बहुत हैपनिंग है, हर चीज़ होती रहती है, चलता रहता है। और ज़िंदगी अपने तमाम दर्दनाक, जिस तरह आपने शुरू में फरमाया कि एथनिक, सेक्टेरियन, सब सारी चीज़ों के बावजूद कराची जितना लहूलान हो फिर खड़ा हो जाता है, फिर चल पड़ता है। तो क्या समझते हैं कि क्या किया जाए कि कराची के मसाइल हल हो जाए? सर ओनरशिप देनी होगी और मैं समझता हूँ फंड्स जो कराची को मिलने चाहिए वो अब तक अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल सके हैं और पावर्स को नीचे तक ट्रेवल करना होगा और एक दफ़ा बैठ के हमारे बड़ों को फैसला कर लेना चाहिए कि ये जो मुशर्रफ साहब के ज़माने में हुआ था, कराची को जो हमने देखा, कराची प्रॉस्पर भी कर रहा था, कराची में ब्रिजेस बने, कराची में डेवलपमेंट हुआ, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह फंड्स भी थी। फ्लो ऑफ फंड्स किसी भी चीज़ के लिए नॉर्मल है, क्योंकि करप्शन टू मी इज़ नॉट द ओनली इशू। कि अगर आप डेवलपमेंट पे जा रहे हैं सर, तो उसके लिए फ्लो ऑफ फंड ज़रूरी है। अगर काम हो जाता है तो लोग फिर कोई ऐसी शिकायत भी नहीं करते। तो हमको ये अपने नए मेयर मुर्तज़ा आप सबसे बड़ी उम्मीद है कि क्योंकि इस शहर के बेटे भी हैं, इस शहर को आगे लेके चलेंगे। दारुस्सेहत पहुंचे कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर बासत और प्रोफेसर डॉक्टर नवीद कुरैशी ने इस्तकबाल किया। कॉन्फ्रेंस रूम में आए। यादगारी शील्ड पेश की गई। अपने जाती दफ्तर में आए। ये अस्पताल कब बना, कैसे बना, कहाँ से ज़मीन ली और अब तक इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो चुकी है? फिर ये हॉस्पिटल बेसिकली मुशर्रफ साहब के ज़माने में एक सिक यूनिट था। पोस्ट 12 अक्टूबर 1999 आते हैं, तो 2000 में ये IDBP के साथ मॉर्गेज था और सिंध हाई कोर्ट में ये कुर्की जो कहते हैं ऑक्शन में चला गया था। तो डिफ़ॉल्ट कर गए थे, 10 डॉक्टर्स थे, वो ओनर थे, ग्राउंड प्लस 1 बना हुआ था, ये ग्राउंड प्लस 2 तक नहीं था और बंद था हॉस्पिटल। ये 2 या 4 पेशेंट होंगे। जब हमने टेक ओवर किया है बैंक से, रीशेड्यूल करवा के लोन पे लिया था हमने, उस पर 5.5 करोड़ रुपये में बैंक का लोन पे ऑफ किया था और 3 से 5 साल लगे थे हमको और 50 लाख रुपए में डाउन पेमेंट की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आज तकरीबन ये 23 साल पुरानी बात मैंने आपसे जिक्र किया है, 24th ईयर शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह भी। तो अब ये 250 बेडेड है मेन हमारा और इस वक्त इलाके की सबसे अच्छी अपनी ER डेवलप की है, 24 बेडेड ER है एंड वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न अस्पताल है अपने इलाके में, दारुल सेहत। नहीं तो अब कितने फ्लोर बन गए हैं? अब सर ग्राउंड प्लस 6 पर हम लोग इस वक्त अभी हैं। मेरा ऑफिस 6ठे फ्लोर पे है, वैसे हम 8 फ्लोर है हमारा, का बेसमेंट भी ला लें। फिर बाहर कमर डेंटल हॉस्पिटल जो है हमारा, क्योंकि मेरे वालिद और वालदा दोनों का नाम कमर था, तो वालदा मरहूमा का आमिर भाई ने कहा था नाम से डेडिकेट करके जो चैरिटेबल हॉस्पिटल डेंटल का बनाया है, जिसमें ऑलमोस्ट बिल्कुल अप टू द कॉस्ट इलाज होता है। ग्राउंड प्लस 5 है, फिर अभी ग्राउंड प्लस 4 की नई बिल्डिंग हमारी, 2 फ्लोर तो पूरे हो गए हैं बाहर ER के, वो बने। सालाना बजट कितना है इस हॉस्पिटल का? सर इसका मेरे ख्याल में टोटल अगर इस पर जाते हैं सैलरीज वगैरह पूरा मिलाकर सालाना तो बिलियंस के अंदर है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने % मुफ्त जो है इलाज होता है? बगैर तशहीर के अराउंड 25% ऑफ ऑल अवर इनकम ये चली जाती है चैरिटी के अंदर।
आगे आपका क्या ख्वाब है अपने ये मेडिकल कॉलेजेस को और अपनी NGOs को आगे बढ़ाने का? अब ज़िंदगी का वाले साहब के ख़ास तौर पे रिसेंटली इंतकाल के बाद जो मैंने सोचा है कि मैं अपनी NGOs पर सोशल वर्क जो ऑलरेडी करता हूँ, मैं वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर काम मज़ीद करना चाह रहा हूँ एजुकेशन सेक्टर में। हमारे यहाँ क्वालिटी नहीं है वोकेशनल ट्रेनिंग की, उसको कैसे इंश्योर करें कि बाहर हमारे लोग जो हैं उनको अच्छी जॉब्स मिले? सर देखिए, हमारा जो यूथ है, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि वो क्वालिटी नहीं है, जबकि तमाम इदारे पब्लिक सेक्टर में मौजूद हैं। हाँ। कि इनको अगर फाल कर दिया जाए, और जो मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि बजाय पब्लिक सेक्टर में जाके सरकार की शिकायत के बजाय सोल्यूशन पे जाएं। सर प्राइवेट सेक्टर की खूबी ये होती है, जो मैं समझता हूँ कि हम तनकीद पे नहीं, काम पे यकीन रखते हैं। तो मैं अपने दिन नीचे से यंग बच्चियों से लेकर लड़कों से लेकर जो यूथ हमारा है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी है, उनके लिए मजबूत तरह के जहाँ जैसे टूरिज़म का है, दीगर हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कायम करने का मेरा इरादा है। ये फरमाएं डॉक्टर साहब के यहाँ आपको ज़ाहिर है थ्रेट्स भी हैं, कराची के हालात भी ऐसे हैं, सिक्योरिटी पे आपका ज़ाती सिक्योरिटी पे कितना पैसा खर्च हो जाता है महीने में? सर ये मेरी कंपनी बेयर करती है, और थैंक यू टू सिंध पुलिस ने मुझे प्रोटेक्शन दी है। कितने गार्ड्स रखते हैं आप अपने साथ जब ट्रैवल करते हैं? सर जब मैं अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में होता हूँ तो मैं एक ही आदमी रखता हूँ साथ, वरना 3 से 4 आदमी होते हैं दूसरी गाड़ी में, कवर करते हैं मुझे। अब भी हैं थ्रेट्स कराची में या काफ़ी हद तक ठीक हो गए? सर काफ़ी हद तक बेहतर हुआ है सर, बहुत बेहतरी आई है अल्हम्दुलिल्लाह। सिंध पुलिस के अलावा जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट इदारे हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे पाक फ़ौज को भी, उनका बहुत बड़ा पॉजिटिव किरदार है इसके अंदर। उनकी पाकिस्तान रेंजर्स का ख़ास तौर पर मैं कहूँगा, सिंध रेंजर्स का, सिंध पुलिस का, कि उन्होंने जो मुश्तरका ऑपरेशंस किए हैं, और हमारे इंटेलिजेंस इदारों का, जो हमारे अनसंग हीरोज़ हैं सर, इस शहर को आज़ाद कराया सर। आप बाहर सेटल नहीं हुए तो कभी अफसोस होता है, या जब आप कंपैरिजन करते हैं आप समझते हैं मैंने बेहतर फ़ैसला किया? सर मैं समझता हूँ मैंने बेहतर फैसला किया, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन मुझे बाकायदा ऑफ़र थी, अभी भी है, कि मैं जब चाहूँ अमेरिका जा सकता था, मगर मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम फर्स्ट क्लास सिटीज़न अपने मुल्क के। वहाँ पर हम फॉर्चुनेटली किसी भी मुल्क का नाम नहीं लूँगा, आप जाके फ़र्स्ट क्लास पासपोर्ट तो ले सकते हैं, मगर शहरी नहीं बन सकते। तो जो मोहब्बत और जो कुछ मिला है इस मुल्क से मिला है सर, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है इसका। और उनको क्या नुकसान होता है जो लोग वहाँ चले जाते हैं? ज़ाहिर है वो सिक्योरिटी के लिए जाते हैं, रोज़गार के लिए जाते हैं, लेकिन क्या उनको कुछ खोना भी पड़ता है? सर अपने रिश्ते, अपना खून, अपने लोग, अपना माहौल, अपना देश, और यकीन करें बाहर के जितने हमारी फैमिली है ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन रहते ज़रूर वहाँ हैं, मगर दिल उनके धड़क पाकिस्तान में ही रहे होते हैं। तो भले वो ना कहें, रिग्रेट या तकलीफ़ उन्हें ज़रूर होती है। और धरती तो सर माँ जैसी होती है और माँ साझी होती है। अपने दोस्त ज़हीर मोइन के घर पहुंचे। पुरतकल्लफ दोहराने का एहतमाम किया गया। डिफेंस पुलिस स्टेशन पहुंचे। वो कराची कम्युनिटी पुलिसिंग का हिस्सा है। कराची कम्युनिटी पुलिसिंग मंसूबा के तहत बनाने गए कमांड एंड स्टाफ कंट्रोल का दौरा किया। कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के चीफ मुराद सोनी ने ब्रीफिंग दी। दुनिया में भी फिरे हैं, पाकिस्तान भी देखा है। आप क्या समझते हैं इंसानी हुस्न में, निस्वानी हुस्न में आपको क्या पसंद है? आँखें। आँखों में क्या होता है? मोहब्बत, सच्चाई नज़र आ जाती है आपको? कोशिश करता हूँ। तो कहते हैं ना आँखें बोलती हैं, तो ब्यूटी लाइज इन द आइज। बाकी और चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती हैं आपको? बाल, होंठ, नाक, चेहरा? सही तो पैकेज डील है, ओवरऑल ही देखना पड़ता है इसको जी। अच्छा लगता है। कोई शादी से पहले मोहब्बत, कोई रोमांस उससे भी गुजरे हैं? कोई तजर्बा किया आपने? सर शादी के बाद मोहब्बत का किया है,
अच्छा, उससे पहले कुछ नहीं कर सका क्योंकि एक टारगेट जैसे मैं सोचा था कि इदारे का क़याम कर। शादी के बाद किससे मोहब्बत की? अपनी बेगम से की है सर। अच्छा, लव एट फर्स्ट साइट का कायल नहीं हूँ। नहीं आप? नहीं सर, आप किसके कायल? मोहब्बत अपने काम से की थी कि इदारा बन जाए, ये ख्वाब था जो अल्हम्दुलिल्लाह आमिर भाई और मैंने मिलकर मुश्तरका उससे इदारे को कायम करके इसी से मोहब्बत और इश्क किया। तो जो जॉन साहब का शेर है ना कि इश्क वो सच जो कहा नहीं कभी, मोहब्बत वो झूठ जो बहुत बोलता हूँ मैं। मकामी होटल पहुंचे, दोस्त हुमायूं ने उनके एजाज में हाई टी का एहतमाम कर रखा था। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची पहुंचे, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद इराकी उनके दोस्त हैं। वाइस चांसलर ने उनके एजाज में इशाइया का एहतमाम किया। इशाइये में अमेरिका और ओमान के कौंसल जनरल ने शिरकत की। एक करीबी दोस्त होता है ना, बड़ा मुश्किल है उनके बारे में जो है वो कहना, लेकिन मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशंस जो है उनकी सोशल सर्विस में है, हेल्थ में है, एजुकेशन में है, और सबसे बड़ी खूबियाँ इनकी ये है कि ये किसी वक्त भी किसी दोस्त की भी और हेल्प के लिए हमेशा तैयार होते, और वो खा पर्सनल हो या सोशल हो, इस लिहाज से। और ख़राबी जो आपने बताई है वो मैं ख़राबी तो नहीं है, मैं समझता हूँ वो भी अच्छा ही है कि अगर इनको ये फील होता है कि कोई आदमी फेयरली नहीं कोई बात कर रहा है तो वो स्पॉन्टेनियसली उसको उसी वक्त जो है वो अपोज करेंगे। डॉक्टर अली फरहान रिजवी से अगर मैं हिस्ट्री को ट्रेस करूं तो मेरे ख्याल से मेरी इनकी पहली मुलाकात 1990 में हुई। हेल्थ के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं कारोबार के तौर पे, बट आई हैव सीन अली फरहान नॉट के जी हेल्थ इज़ अ बिजनेस, हेल्थ इज़ अ सोशल सर्विस, कि गरीबों की कैसे मदद करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों की अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है, उनको किस तरीके से कम पैकेजेस के साथ या जितनी भी उनकी अफोर्डेबिलिटी है उनको सेहत की सहूलतें फ़राहम की जाएँ। इस माशरे में जिसमें हम रहते हैं लोग देखते हैं कि मेरा इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है, मगर वो जो माशरती ज़िम्मेदारी है वो पूरे नहीं करते। और अली फरहान में ये है कि ही इज़ वेरी कमिटेड टू द कम्युनिटी, कि कम्युनिटी को पे बैक करने का जो कॉन्सेप्ट है तो मैं अली फरहान से सीखा। आम तासुर है कि हमारे निजी तालीमी इदारे और निजी सेहत के इदारे बहुत ज़्यादा रेट लेते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से पैसे वसूल करते हैं। ऐसा क्या किया जाए कि इस ओवर चार्जिंग पर कंट्रोल हो जाए? सर अब जैसे सूबाई तौर पर हेल्थ केयर कमीशन हैं वो भी बना दिए गए हैं कि इस तरह के इक़दाम को रोका जाए, मगर ये बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि जिस तरह कि सिर्फ बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श है, बहुत ज़्यादा है। तो मैं हॉस्पिटल चला रहा हूँ पिछले 25 साल से, मुझे उसमें कुछ छुपाने या बताने में कोई शर्म नहीं है कि चाहे वो बिजली का बिल हो, सिक्योरिटी का ख़र्चा हो, पानी हो, दवाएँ हों, एक हम लोग मुनासिब चार्ज करते हैं। सर्जन सर्जरी की फ़ीस ले जाता है, एनेस्थेटिस्ट अपना ले जाता है अगर सर्जरी है, फिजिशियन अपनी फ़ीस लेता है। हॉस्पिटल को बहुत से बहुत अगर जाएंगे तो ये बहुत मुनाफे का सौदा नहीं है, एक एलिवेटेड है आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट या टू फील एलिवेटेड इस माशरे में कि आप एक बाइज़्ज़त काम कर रहे हैं, कि इसमें 20 या 25% से ज़्यादा मुनाफा नहीं है। आप माने ना माने, सरकारी हस्पतालों और सरकारी मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट हस्पतालों के रेट्स में तो बहुत फ़र्क है। कहाँ लाखों और कहाँ चंद 100 रुपये में इलाज हो जाता है। तो इसका क्या ऐसा तरीक़ाकार किया जाए कि कुछ तो कंट्रोल हो? सब बिल्कुल आपने सही फरमाया, क्योंकि उसमें डायरेक्टली पेरेंट जो है 14 लाख रुपए वॉट एवर जो गवर्नमेंट ने सेट की हुई है कि उनसे तमाम कॉलेजेस की फ़ीस सब
पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल ने फ़िक्स कर दिया गालिबन 12 से 15 लाख रुपए, क्योंकि उसमें आप डायरेक्टली खुद दे रहे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल भी होता है और बच्चे भी बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ रहा होता है। सरकार को अगर जब कैलकुलेट करते हैं कंपैरिजन में, तो मैं समझता हूँ कहीं ज़्यादा एक अगर उसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम हॉस्पिटल क्लिनिकल ट्रेनिंग टू बेसिक ट्रेनिंग, क्योंकि गवर्नमेंट उसको सप्लीमेंट कर रही होती है। बच्चा तो 80,000 या लाख रुपए पेरेंट दे रहे होते हैं, तो उसमें लग रहा होता है कि फ्री में पढ़ लें। जब एट द एंड ऑफ द डे आप कॉस्टिंग करने जाएंगे उसकी, तो प्राइवेट सेक्टर से बहुत ज़्यादा नहीं तो मैं आई एम 100% श्योर एंड कॉन्फिडेंट 25-30% पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि गवर्नमेंट की सप्लीमेंट सपोर्ट पूरी आती है उसमें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की, फेडरल गवर्नमेंट की। बाज़ औक़ात पाकिस्तान में हस्पताल के जो ओनर्स हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसा कि एक दफ़ा आपके ख़िलाफ़ एक मरीज़ा की डेथ पर FIR दर्ज हो गई, वो क्या वाक़या था और उसमें आप कितने ज़िम्मेदार थे? सर देखिए, दैट वाज अ प्योरली मेडिकल एरर जो कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं होती हैं। जब ये वाक़या हुआ तो मैं एक दोस्त की शादी में कोयटा में था, तो मालूम किया, क्योंकि आई एम नॉट पार्ट ऑफ द, मैं प्रैक्टिसिंग डॉक्टर तो नहीं हूँ, आई एम वन ऑफ द 2 ओनर्स। तो जैसे ही मालूम हुआ उसमें आवाम के सामने, मीडिया के सामने, देखें बच्ची तो उसका इंतकाल हमारे हॉस्पिटल से जाने के 26 दिन के बाद हुआ, मगर वो एक दर्दनाक वाक़या था। दर्दनाक कैसा, ऑल्दो डेट वॉज अ मेडिकल एरर, और गूगल इतना है कि अगर कभी भी कोई आदमी गूगल करेगा तो उस दरमियान भी, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड माई टीम और माई हॉस्पिटल और माई इंस्टीट्यूशन, 3 या 4 और भी इस तरह के सानिया के हैं, वाक़यात के हैं, वो कराची में हुए थे मुख्तलिफ बड़े अस्पतालों में। उसको नहीं मिली अनफॉर्चुनेटली, हमारी उसको हाइप ज़्यादा मिल गई, जबकि हमने सच ही बोला था। वो 2 बच्चियाँ आई थी, एक ठीक होकर चली गई थी, एक मेडिकल एरर थी टेक्नीशियन की या जो भी हमारा इमरजेंसी का स्टाफ था, तो उसने इंजेक्शन गलत लगाया था, मगर उनके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म फौरी तौर पर हमारी ही मैनेजमेंट ने किया था और उसकी ज़िम्मेदारी ली थी पूरी, जिसको बाद में कुछ सियासी इशू भी बनाया गया था, जो आज तक उस बच्ची के, मैं कतन इसको मैं दोबारा कहूँगा, मैं क्योंकि ख़ुद साहिब औलाद हूँ तो मैं दर्द समझ सकता हूँ। तो हमने उसकी ना सिर्फ बातचीत भी की, और आज तक हम उस बच्ची के नाम पर एक स्कॉलरशिप पर, जो हम ऑलरेडी स्कॉलरशिप देते थे, हमने अपने बोर्ड से परमिशन ली और उस बच्ची के नाम पर नशवा सीट के नाम से एक ओपन मेरिट पे सीट दी जाती है उनके वालिदैन की रिकमेंडेशन के ऊपर। हाँ, हमको इसका मुझे अफसोस रहेगा विक्टिमाइज ज़्यादा कर दिया गया, जिसमें आपका तो भी ताल्लुक मीडिया से है। दुनिया भर की ये प्रैक्टिस है कि अगर डॉक्टर से गलती हो जाए तो उसका एहतसाब होता है। क्या पाकिस्तान में भी ऐसा कोई निज़ाम है? देखिए, ओनर्स का तो कोई से ताल्लुक़ नहीं था, स्टाफ ज़रूर इन्वॉल्व था। तो यहाँ के बाकायदा ट्रिब्यूनल्स भी हैं, बोर्ड भी हैं, उन सबको बाईपास करते हुए FIR कट गई, मीडिया पर हाइप हो गई। मैं तमाम मीडिया को जिम्मेदार नहीं देता, बहुत सारे ऐसे जिसका ताल्लुक आपसे भी है। जियो ने एक न्यूट्रल रिपोर्ट दी, क्योंकि बच्ची का गम तो सभी को था। एक मखसूस चैनल हमारे इस वक्त गालिबन खिलाफ भी था और इसको पॉलिटिसाइज़ किया गया, जिसका मुझे उस सानिया का अफसोस तो है, मगर उसका तकलीफ़ ये है कि उसको गलत तरह से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दिया गया। आप खुद एक सरमायाकार हैं, पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के रास्ते में रुकावटें क्या क्या हैं? मेरे नज़दीक नंबर 1 स्टेप ये है कंटिन्यूशन ऑफ द पॉलिसीज़ के। गवर्नमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी की रहे, किसी तरह रहे, मगर पॉलिसीज़ कंटिन्यू रहें जो मेजर पॉलिसीज़ हों। मगर क्योंकि जब तक इन्वेस्टर को ये यकीनी नहीं होगा कि आज मैं हूँ, कल को कोई और अगर आ जाएगा तो नई पॉलिसीज़ बन जाएंगी, तो कॉन्फिडेंस वहाँ से देना होगा, ये आगाज़ होगा। एंड पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप खुद डेंटल सर्जरी की तालीम हासिल कर चुके हैं, गो आप प्रैक्टिस नहीं करते। हमारे यहाँ बहुत कम डेंटल सर्जन है, 5 लाख देहाती इलाकों में 5 लाख के ऊपर एक डेंटल सर्जन है। ऐसा क्या करें कि ये कमी पूरी हो जाए? सर देखिए, इसमें डॉक्टर्स तो अगले 4 से 5 साल में मज़ीद आते जा रहे हैं। हमको जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होता जा रहा है, उसमें डॉक्टर्स को भी समझना पड़ेगा कि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि बड़े शहर की तरफ आए। कि फ़र्ज़ करें मेरा ताल्लुक़ सिंध से है, अल्हम्दुलिल्लाह अब सिंध का भी मैं देख रहा हूँ कि तरक्की होती जा रही है, शहर डेवलप हो रहे हैं, मगर जिस तरह डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो डेवलपमेंट नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से अभी भी बहुत सारे लोगों को, चाहे डेंटल में तो खुसूसी तौर पर गाँवों और देहातों से शहरों की तरफ आना पड़ता है। तो हमको छोटे छोटे सरकारी सतह पर DHQ हॉस्पिटल्स को इनेबल करना चाहिए, डॉक्टर्स को वहाँ पोस्ट करना चाहिए। सालों से यहाँ अपॉइंटमेंट्स नहीं हुए हैं, मगर उनको भी ऐसे इंसेंटिव देने चाहिए कि वो वहाँ जाकर एक बाइज़ा ज़िंदगी गुजार सकें, रिहाइश हो। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो इम्प्रूव हो गया, जो एक जिम्मेदारी होती है, अब वहाँ तक लोगों को पहुँचाना है और उसका ताल्लुक डेवलपमेंट से भी है। आप ज़िंदगी की जिद्दोजहद में बड़े मसरूफ़ रहे, लेकिन क्या कभी अपने लिए भी वक्त निकालते हैं, मौसीकी सुनते हैं, कभी रक़्स से दिल बहलाते हैं? सब म्यूज़िक ज़्यादा सुनता हूँ। किस? सब मुझे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली बहुत पसंद थे,
राहत फ़तेह अली साहब, उनके बाद आतिफ असलम साहब। अगर पड़ोसी मुल्क से पूछेंगे, लता मंगेशकर की आवाज़ पसंद थी। पड़ोसी मुल्क की अदाकारा भी तो कोई पसंद होगी। सर वो उम्र निकल गई, अच्छी लग रही। सर एक ज़माने में कैथरीना कैफ अच्छी लगती थी। तो आपकी ठीक है। सर अब नए चेहरे बहुत आ गए हैं।